हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 6 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके बिहार पुलिस के लिए जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार किसको है? तो जिन संघीय क्षेत्र में विधानसभा नहीं होता है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार जो है वह संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान जो है कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है वह एकहरी नागरिकता को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान किस में उपलब्ध है, किस अधिनियम में उपलब्ध है? तो इसका जो आंसर है वह है 1955 के भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में यह प्रावधान को उपलब्ध किया गया है। इस प्रावधान को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित जो प्रावधान है वह है 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश के उपबंध में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु इसमें केवल कितनी श्रेणियां हैं? तो इसमें केवल जो है 6 श्रेणियां हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें अब जो है केवल कितनी श्रेणियां हैं? 6। इसमें से एक जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो अभी मैंने बताया संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। बाकी मैंने किसी वीडियो में पूरा इसके बारे में बताया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत और किस में रखा गया है। आप पॉलिटिकल साइंस के जो भी वीडियो बना हुआ है उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। इसके पीछे जो है 5 सेट हो चुका है और ये 6ठा सेट है, तो एक बार ज़रूर उन सभी 5 को देखिए एग्ज़ाम से पहले ही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वह है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो यह है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत जो है पद्मश्री, भारत रत्न वगैरह वगैरह जो उपलब्धियां हैं वो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है, इसमें जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि जो पुरस्कार हैं वो संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधि जो है यह जो है किसके तहत दिया जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अगला है, भारत में सिखों को कृपान पहनने की अनुमति, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? तो ये जो कृपान रखने का जो अधिकार है वह संविधान के जो किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है सिखों को कृपान रखने की या पहनने की अनुमति दिया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ से भी ये प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को कहाँ जाना होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। अगला है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संशोधन करने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। संविधान द्वारा प्रदत्त
किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो वह है संसद के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियां जो दी जाती है वह किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो भारत रत्न और पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियां जो है की स्थापना, यहाँ पर दिया गया कि स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो स्थापना जो है वह अनुच्छेद 31 के तहत किया गया है। और मैंने अभी पीछे बताया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना परमवीर चक्र, ये सभी जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। यहाँ पर है कि उसकी उपाधियों की स्थापना की गई है, तो स्थापना है तो ये अनुच्छेद 31 होगा। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव जो है कितने नागरिकों द्वारा, कम से कम कितने नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार के नाम का जो प्रस्ताव होता है वह निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का जो फैसला करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्यों को कौन करता है या कौन निभाता है? तो यह जो है उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन ये कितने समय तक करता है? तो यह अधिक से अधिक 6 माह तक जो है इसको कार्यों को इसको कर सकता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसके कार्यों को कर सकता है अधिक से अधिक 6 माह तक, और तब तक जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति का जो चुनाव करा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा और शांति करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। अगला, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्हें कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की गई है? तो राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का बात किया गया है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि अब एंग्लो इंडियन जो है की सुविधाएं ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आंग्ल भारतीय है, अगर आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किस संशोधन के तहत? तो यह संशोधन है 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में से आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है यहाँ से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे दिया है, संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये भी ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है। ये भी ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य करों के बंटवारों के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो है सभी आंसर सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही है। तो अगला है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो संविधान में जो आपातकालीन स्थिति है वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो आपको हम यहाँ पे लिख। पहला है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आपात जो है या किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352। और दूसरा है, दूसरे नंबर पर है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात तीसरे नंबर पर आता है, और यह जो है अनुच्छेद 360 में है।
ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की जो है कल्पना की गई है। पहला राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया और वह जो है किस रूप में किया है? तो आंसर होगा भारतीय डाकघर विधेयक पर जो है यह राष्ट्रपति ने वीटो का पहली बार जो है उपयोग किया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कम से कम 25% जो है कुल सदस्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधित मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो संविधान की व्याख्या संबंधी मामला जो है यह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह है प्रारंभिक क्षेत्र के तहत। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला जो है किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आता है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री पद जो है किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री पद जो है वह संविधान द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा स्पीकर से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस प्रश्न को ठीक ढंग से सही करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जो है स्थान प्रदान किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है वह अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। लोकसभा में, माफ़ करिएगा, ये प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है वह 1 घंटे की होती है और ये समय जो होता है वह 12 बजे से 1 बजे के बीच का होता है। यह जो है समय 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे जो है यह ख़त्म हो जाता है। यानी कि शून्यकाल की अवधि जो है कितना घंटा का चला? तो 1 घंटा का। ठीक है, 12 PM में यानी दोपहर 12 बजे शुरुआत होती है और 1 PM में ये ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसका जो समय हुआ टोटल 1 घंटा का हुआ। यानी शून्यकाल जो है कितने बजे स्टार्ट होता है? 12 बजे। और कितने बजे समाप्त हो जाती है? तो 1 बजे। टोटल 1 घंटे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? तो सदन में आधे घंटे की बहस के लिए जो नोटिस दिया जाता है वह सदन के सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। ठीक है, सदन में आधे घंटे की बहस के लिए जो नोटिस दिया जाता है वह किसको दिया जाता है? तो वह सदन के सेक्रेटरी को दिया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को। अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है कम से कम 6 माह का, अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला है, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ जो है संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक है वह है वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक। ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक जो है बजट के साथ विधेयक जो है यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा।
क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा के प्रति। यानी लोकसभा जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव दे देता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह कार्य लोक लेखा समिति के रूप में करता है। लोक लेखा समिति के तहत जो है मित्र, दार्शनिक और पारदर्शक के रूप में जो है ये कार्य करता है। ठीक है, मार्गदर्शक के तहत। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यह है लोक लेखा समिति। अगला है, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा के स्थगन की शक्ति जो है यह लोकसभा अध्यक्ष के पास यानी स्पीकर के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संसदीय भाषा में समापन का अर्थ क्या है? तो संसदीय भाषा में समापन का अर्थ होता है अधिवेशन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करना। ठीक है, संसदीय भाषा में समापन का अर्थ क्या है? तो अधिवेशन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करना। अगला है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? तो यह जो है होगा 2001 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय जो है यह कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय जो है कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। अगला है, संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? तो संसदीय प्रक्रिया में जो भारत की जो प्रमुख देन है वह है शून्य काल यानी शून्य घंटा। अगला है, लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किया गया है? तो लोकसभा में जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित किया गया वह है 30। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो संसद के जो है किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है कार्य मंत्रणा समिति। अगला है, निम्न में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता? तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं किस उम्र तक? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। अगला है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? तो न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय जो है विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 137, जो कि संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार करने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 137। अगला है, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर जो बना रहता है वह किस स्थिति तक बना रहता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के इच्छानुसार। अगला है, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो हैं वह राज्य की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। अगला है, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन जो है किस रूप में दिया जाता है? तो उसका वेतन जो है संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। अगला है, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का जो संचालन करता है वह राज्यपाल करता है। अगला है, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार ना किया जाए तो यह अधिक से अधिक जो है कितने समय तक लागू रह सकता है या अधिक से अधिक कितने समय तक यह रह सकता है? तो यह है 6 मास के लिए।
कम अधिक से अधिक जो है कितने माह तक रह सकता है, तो 6 माह तक। अगला है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो ये थे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।